स्वागत है साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो पहला जो आपका सेशन हुआ था वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हुआ था लास्ट वीक। ओके, कौन कौन थे लास्ट सेमिनार में? ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ उसमें से आप बता सकते हैं, 1-2 पॉइंट्स अगर याद हो, कुछ आप सीख के गए हो यहाँ से। हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, काल्पनिक भय, असली भय। अच्छा, काल्पनिक भय और असली भय, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। काल्पनिक भय मतलब जो असली नहीं होता, जैसे मैंने बताया था, सपोज यहाँ पे एक सांप है तो हम उसको देख के डर लगेगा, तो हमारा जो इंद्रिया है वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगी कि डंडा हो रहा है, तो हम उसको मारेंगे सांप को, तो हमारा जो ब्रेन है वो संतुष्ट हो जाएगा कि अभी मर गया, खतरा खत्म। सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे रस्सी पड़ी, हम जा रहे हैं, अंधेरा है और हमने देखा कि सांप है, लेकिन असलियत में नहीं तो काल्पनिक है। और अगर हमें कोई रस्सी चाहिए कपड़े बांधने के लिए और हम ले रहे हैं और अचानक से वो चल के आ रही है तो वो सांप है, तो वो असली है। हरी बोल। क्या नाम है आपका? पृथ्वी। सब क्लैप करेंगे पृथ्वी के लिए। वेरी नाइस। तो छोटे से बच्चे ने इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छे से बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। हम सभी टाइम क्रक्स में फंसे रहते हैं पूरे समय, है ना। हमारे मन में हमेशा चलता रहता है कि काश मेरे पास थोड़ा समय और होता, काश 1 घंटा और होता तो मैं ये इस कार्य को भी फिनिश कर लेता, है ना। तो आज हम इसी पे कुछ चर्चा करेंगे कि कैसे हम टाइम को क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते पूरे तरीके से, और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रेयर से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे चाणक्य पंडित को। चाणक्य पंडित ने चाणक्य नीति में क्या लिखा है, क्या कहते हैं वो, कि अगर हमने अपने जीवन का एक क्षण भी गंवा दिया तो आप उसको जितना भी, चाहे सोने के सिक्के दे लीजिए, कुछ भी दे लीजिए, आप उसको एक क्षण को भी वापस खरीद नहीं सकते। तो बीता हुआ एक क्षण भी हमारे पास वापस नहीं आएगा। ये जो एक सेकंड हमारा जा रहा है ये बहुत दुर्लभ है, ठीक है। लेकिन हमारी जो लाइफ है, लाइफ को हम कैसे देखेंगे कि क्या होता है। लाइफ को बताया जाता है कि डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ के बीच का जो समय है वो हमारी लाइफ है, विच इज़ बेसिकली टाइम ओनली। समय ही है जो हम बिता रहे हैं। तो अगर आप उसमें से 1 घंटा भी कहीं पे बिताते हैं, किसी के साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन वो उतना वैल्यूएबल नहीं निकलता, तो क्या हो रहा है, आपने अपनी लाइफ का एक पोर्शन जो है वो वेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो टाइम है उसकी क्या कीमत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं, कुछ शास्त्रों से उदाहरण दिए गए हैं। हर किसी के लिए समय का मापदंड अलग है, मतलब हम एक इक्वल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते समय को मापने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा लाइफ का है, मतलब एक्सपेक्टेंसी, हम 70-80 ईयर्स इतना जीते हैं। वही हम चींटी को देखेंगे तो उसका कुछ दिनों का समय है, लेकिन उस कुछ दिनों में ही उसका पूरा लाइफ स्पैन हो जाएगा, है ना। उसका मतलब कि वो पैदा हुई, आगे उसने रिप्रोड्यूस किया, बच्चे हुए, उसने खाया पिया और फिर शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन बिता लिया। तो इसी तरह से जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, मापदंड है, वो डिफरेंट है। हम उसको एक इक्वल लेवल पे लाके नहीं जज कर सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है शास्त्रों से राजा इंद्रद्युम्न का। आप शायद जानते होंगे, राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथ
अच्छा बच्चा जानता है। तो राजा इंद्रद्युम्न जो थे वो जगन्नाथ जी का उन्होंने स्थापना कराई, जगन्नाथ जी की स्थापना कराते हैं वो। और फिर उनके मन में इच्छा हुई कि वो ब्रह्मा जी से उनका अभिषेक मतलब स्थापना कराएंगे, उनको स्थापित करेंगे मंदिर में। तो उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा जी को एक बार इनवाइट करने जाता हूँ। तो इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जब उनको इनवाइट किया तो ब्रह्मा जी एग्री हो गए आने के लिए। वो गए तो अभी सिर्फ एक क्षण के लिए या 1 मिनट कुछ ही समय के लिए गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला, अब जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें वहाँ सृष्टि पे कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारी बीवी बच्चे सब जो राज्य है वो ख़त्म हो चुका है, चेंज हो चुका है, वहाँ पे एक नया राजा आ चुका है। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे एक नए राजा थे और उन राजा ने इवन अटैक करने की भी कोशिश करी इंद्रद्युम्न महाराज पे। लेकिन फिर जब उन्हें कंफर्म हुआ कि ये वही महाराजा जिन्होंने जगन्नाथ जी की स्थापना करी है तो उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। तो इस तरह से बताया जाता है कि उनका एक क्षण वहाँ जाना, यहाँ पे 1 लाख वर्ष बीत चुके थे, है ना, इतना समय बीत गया। वही जब हम कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं, जब ब्रह्मा जी ने हर लिया था, है ना, बछड़ों को, भगवान के मित्रों को, जब ब्रह्मा जी ने हर लिया, ब्रह्म विमोहन लीला जब उन्होंने करी, जब उनको ये संदेह हो गया था कि क्या ये सच में भगवान है भी, तो जब वो उनको हर के ले गए तो वो सिर्फ एक क्षण के लिए लेके गए थे, लेकिन वो पूरा पृथ्वी का 1 साल बीत गया था, है ना। उसमें सभी ग्वाल गोपियों का विवाह हो गया ग्वाल बालों से। इस तरह से मतलब भगवान ने 1 साल की लीला पृथ्वी पे पूरी फिनिश कर ली। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ का जो एक मतलब कि 6 महीना होता है, बताया जाता है कि वो देवी देवता के 12 घंटे होते हैं। इस तरह से जो अगला 6 महीना वो उनके फिर नेक्स्ट 12 घंटे, तो उनका 1 दिन बनता है। इस तरह से हमारा 1 साल और उनका 1 दिन, ठीक है। तो इसलिए हम कभी भी समय को एक इक्वल स्टैंडर्ड पे लाके नहीं देख सकते कि किसके लिए समय कितना वैल्यू रखता है। वो हमको देखना है कि हमारे लिए समय की क्या इम्पोर्टेंस है ना, कैसे हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आगे यहाँ बता रहे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये बहुत अच्छा से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे कथा आती है, कार्तिकेय जो होते हैं शिव जी के पुत्र हैं, उन्होंने मुचुकुंद महाराज से जब उन्होंने बहुत लड़ाई करी, मुचुकुंद महाराज ने बहुत सारे वध किया था असुरों का, ठीक है। तो फिर मुचुकुंद महाराज बहुत थक गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे गुफा में थोड़ी देर के लिए विश्राम करना है। तो वो विश्राम करने चले जाते हैं और उन्होंने कहा लेकिन अगर मुझे कोई भी उठाने आएगा तो मैं उसको भस्म कर दूंगा, मतलब मैं इतना थका हुआ हूँ, मुझे विश्राम करना है। थैंक यू। तो इस तरह से मुचुकुंद महाराज ने कहा कि मुझे विश्राम करना है, ठीक है। लेकिन जब काले वन ने उस गुफा में प्रवेश करा और उनको नींद से जगाया तो उन्होंने उनको भस्म करा, और जब वो बाहर आए तो क्या देखा उन्होंने कि सारे जो वृक्ष है वो बहुत छोटे हो गए हैं, क्योंकि ये टाइम था सतयुग का, जब मुचुकुंद महाराज ने बोला था कि मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन जब उस गुफा से बाहर आते हैं तब द्वापर युग आ गया था। तो समय मतलब कि क्या होता है, जैसे बताते कि हर युग के साथ हमारी आयु, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो समय का एक्चुअली मतलब यही है जो क्षीण कर ले, जो हर ले हर चीज़ को, हर चीज़ हर ही रही है ना। एक एक क्षण के साथ हमारे जीवन का एक एक क्षण मतलब जा रहा है, बता रहे हैं ना, विद एवरी सेटिंग ऑफ द सन वी आर लूजिंग अ डे। हम हर सूर्यास्त के साथ अपना एक दिन गंवा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जो समय है वो हमारा एक एक क्षण छीन रहा है, हर रहा है, ठीक है। लेकिन डरने की बात नहीं है ये भौतिक संसार का है ऐसा कि यहाँ पे समय क्षीण करता है हर चीज़, लेकिन एक ऐसा लोक भी है जहाँ समय हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी वहाँ पे कोई वृद्ध नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई बीमार नहीं पड़ता। तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से मुचुकुंद महाराज ने देखा कि द्वापर युग का प्रवेश हो गया है। फिर आगे बताते कि जब बलराम जी का रेवती से विवाह होना था तो रेवती बहुत लंबी थी, उन्होंने फिर हल से उसको क्या करा, छोटा करा, क्योंकि वो दूसरे युग की थी। तो बेसिकली यहाँ बताने का मतलब है कि हर युग में जो हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, वो सब अलग अलग होती है। तो आगे बता रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइफ, वही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ के बीच का जो समय है उसी को हम लाइफ कहते हैं, वही हमारा टाइम है। एक्चुअली में वही हमारा टाइम है जो हम स्पेंड कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों पे। तो इसलिए बता रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट whom और वेयर यू गिव अवे योर लाइफ। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है कि कहाँ पे आप अपना समय बिता रहे हैं, है ना। समय किस तरह से, जैसे हम हाथ में मुट्ठी में हमने रेत पकड़ी है और रेत जो है वो गिरती जा रही है, ठीक है, इस तरह से वो ख़त्म होती जा रही है। तो उसी तरह से हमारा जो जीवन है
वो हर समय क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। लेकिन हमें क्या रियलाइज़ करना है कि हमें मानव शरीर मिला है। मानव शरीर कोई एक साधारण चीज़ नहीं है, साधारण शरीर नहीं है। आप इसको समझ लीजिए कि आपके हाथ में क्या लग गया है, हीरा लग गया है ना। हमें हीरा मिल चुका है, लेकिन अब अगर आप उसको किसी मोची को दे दो तो वो उस हीरे से क्या करेगा, वो जूते को ठीक करने के लिए उसको यूज़ करेगा, है ना। एक वॉशरमैन को दे दो तो वो उसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। हीरे की वैल्यू कौन जानता है, जौहरी सुनार, है ना, वही समझ सकता है। इसीलिए जो ये मनुष्य शरीर है इसकी वैल्यू भी कौन समझेगा, जो असलियत में बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, जो ये समझेगा मेरा यहाँ आने का एक्चुअली पर्पस क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्यों इतनी सफरिंग्स है यहाँ पे, वाई द थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एज पर माई एक्सपेक्टेशंस, है ना। जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो ये क्वेश्चंस है कुछ जो हमारे मन में आते हैं, इसको बोलते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। भागवतम में बताया जाता है कि जो ऐसी जिज्ञासा करता है ब्रह्म के विषय में, अपने विषय में, तो उसको बताया जा रहा है कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, तो आप सब बहुत ही फॉर्चुनेट हैं और बहुत बुद्धिमान है कि आपने इस विषय में सोचा और कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान के विषय में और अपने विषय में। तो आगे देखते हैं। तो इसमें बता रहे कि लाइफ इज़ प्रीशियस देयरफॉर टाइम इज़ प्रीशियस। ठीक है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि टाइम कैसे कीमती है, बता रहे कुछ उदाहरण से। उस एक बच्चे से पूछो जो एग्ज़ाम में फेल हो गया, उससे उसे एक साल का महत्व पूछो, है ना। अगर हमें टाइम समझना है कि टाइम की क्या कीमत है, यहाँ बता रहे हैं कि उस माता से पूछो जिसने क्या करा, प्री मैच्योर बेबी उसका हो गया, तो उससे उसे एक महीने का वैल्यू पूछो कि एक महीना अगर और रुक जाता तो बेबी ठीक से हो जाता, राइट। तो मतलब एक बता रहे हैं कि क्या वैल्यू है समय की। फिर क्या बता रहे हैं कि आगे और इसको बताते हैं कि टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ अ डे आस्क अ डेली वेज लेबरर, जो डेली कमा के अपना पेट पालते हैं, उनसे एक दिन का महत्व पूछिए, है ना। इस तरह से क्या कह रहे हैं कि एक मिनट का हमें वैल्यू कब समझ आती है, जब हमारी ट्रेन छूट जाती है ना। तो हमें लगता है काश एक मिनट और मैं जल्दी पहुंच गया होता। तो इस तरह से टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना है। तो टाइम इज़ ट्रेजर। बताते कि हमको एक दिन में, अगर आपको एक दिन में 86,400 रुपीज़ दे दिए जाएं, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आपको इसे एक ही दिन में खर्च करना है, नेक्स्ट डे ये बैलेंस आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? खर्च कर देंगे, कैसे भी वाइजली करेंगे, क्योंकि आपको दोबारा नहीं मिलने वाला वो। तो हम क्या सोचेंगे, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मैं उसको पहले खरीद लूँ, इससे जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ खरीद सकता हूँ पहले मैं उसको ले लूँ, बाद में देखूँगा कुछ बचा तो ठीक है, उसको थोड़ा सा हम अपना इन्जॉयमेंट में भी यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से क्या बता रहे हैं, हमको जो ये शरीर मिला है इसमें एक दिन में हमें कितने सेकंड्स मिले, 86,400 सेकंड्स। तो अब उसको कैसे हमें खर्च करना है, कितनी वाइजली उसको हमें यूज़ करना है, ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितना वैल्यू करते हैं टाइम को। ठीक है, तो इसे बता रहे कि वी नीड टू यूज़ दीज सेकेंड्स ऑफ द डे वाइजली, बहुत ऑप्टिमली इसको यूज़ करना है। फिर बता रहे कि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, ठीक है, और हर किसी की प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हर चीज़ चल रही है। लेकिन उस सारी लाइफ्स को आपको क्या करना है, एक सूटकेस में पैक करना है। मतलब कि कुछ हम ऐसे नहीं कर सकते कि बिखेर दे इधर उधर, हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करनी है, हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमारे लिए सब कुछ ज़रूरी है। तो उस 24 आवर्स को, 24 घंटे को हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर हम देखें जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, बताया जाता है कि वो एक ही दिन में क्या क्या कार्य करते थे। वो एक दिन में जितने भी उनको चिट्ठियाँ आती थी उन सब के रिप्लाईज भेजते थे, प्लस वो बुक्स पे टीकाएँ लिखते थे, प्लस वो प्रचार के लिए जाते थे दूसरे देशों में, दूसरी स्टेट्स में, प्लस उनकी साधना अलग, प्लस उनको जो प्रसाद ऑनर करना है, प्लस उनको जो डीटीज़ की सेवा करनी है, और फिर उनको रेस्ट भी करना है। तो इतना सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, उनके पास भी तो 24 घंटे ही हैं। या फिर जो टॉपर है ना, जो IAS बनते हैं, UPSC के टॉपर हैं, तो कैसे उन्होंने क्या करा कि वो 24 आवर्स में वो बच्चा टॉपर निकल गया, है ना। तो दिस ऑल डिपेंड्स कि हम कैसे उस 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं, कितना समय हम उसको दे रहे हैं, इफ़ेक्टिवली हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारे पास जब हमारा समय हम बर्बाद कर देते हैं, हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते,
तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या उसके रिजल्ट होते हैं। अच्छा, आप सब बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। जब आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है काम का, क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए, गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, घर वालों से ही होता है ना, बाहर भी निकल जाता है, ऑफिस में भी हम बोल देते हैं किसी को, ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब हम समय को अच्छे से मैनेज नहीं करते तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। हम कई बार सोचते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या है, या मेरे हृदय में इतनी फुलफिलमेंट क्यों नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे को कुछ चाहिए, है ना, क्यों है ऐसा। तो इसका यहाँ पे कारण बता रहे हैं। हमें हर समय क्या लग रहा है, मेरे पास इतना बर्डन है, मेरे पास बस काम ही काम है, मैं कैसे इस काम से छुट्टी पाऊँ, कोई मुझे बस वीकेंड ऑफ दे दो, कोई मुझे मतलब कहीं पे टाइम दे दो, मैं स्पेंड कराऊंगा, वेकेशन के लिए मुझे कोई समय दे दो। हम हर कोई इसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम टाइम को वाइजली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। हमें इस चीज़ को समझना है, हमें रूट कॉज पे जाना है। हो सकता है हम 1-2 दिन के लिए वेकेशन पे चले जाएं, हमको अच्छा भी लगेगा, लेकिन फिर हम दोबारा से अपने जब डेली रूटीन में आते हैं फिर से हम फेड अप हो जाते हैं। फिर हमको लगता है यार वही घर को देखना, बच्चों को संभालना, ऑफिस में जाना, ही कैसे करूँ ये सब, है ना। तो दोबारा से हमको स्ट्रेस होने लग जाता है, और मिसमैनेज टाइम से क्या होगा, हमारी एंग्जाइटीज़ बढ़ने लग जाती है, स्ट्रेसफुल लाइफ होने लग जाती है, और इवन हमारा जो मेंटल पीस है, हमारी जो हेल्थ है, धीरे धीरे वो भी ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि हम समय ही नहीं दे पा रहे अपने आप को। हमारे पास चीज़ें ही ख़त्म करने के लिए समय नहीं है, तो अपने आप को कहाँ से देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जनरली हमारी कैसी सिचुएशंस होती है, आई नीड मोर टाइम, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ मोर, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मन में आती हैं कि काश मेरे पास और समय होता। फिर क्या कह रहे हैं, हम फ्रेंड्स को समय नहीं दे पा रहे, फैमिली को नहीं दे पा रहे, और इतना बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि हम उसको रिग्रेट करते हैं बाद में। हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने समय नहीं दिया अपनी फैमिली को, एंड देन हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हम देखें, अगर बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मतलब सिर्फ समय को मैनेज करना है, आपकी हर चीज़ मैनेज हो रही है, उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे, और आपका काम भी समय पे पूरा हो जाएगा। बता रहे हैं कि इवन फाइनेंशियल लॉसेस, उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ को हमें समझना है कि टाइम की क्या वैल्यू है। सेकंड, उसे मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर हम मैनेज नहीं करते तो हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आखिर हमारा समय कहाँ पे हम गंवा रहे हैं, ये समय क्यों नहीं बच रहा हमारे पास। तो इसमें बताते हैं, पहला, कोई पढ़ेगा आप में से, पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना बस। लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेट करना जानते हैं, टालना, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। हमने उस दोहे को उल्टा कर दिया, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। हम क्या बोलते हैं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों और फिर कभी नहीं आएगा वो समय जब उसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टालते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम आलस कर जाते हैं, हम आलसी हैं, है ना। हम उस समय एक्टिवनेस शो नहीं कर रहे, हम नहीं करना चाहते। सेकंड पॉइंट कोई पढ़िए, लैक ऑफ विजन एंड पर्पस। आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि ये हमारा टाइम जाता है इस वजह से, जब हमारा कोई गोल ही नहीं है लाइफ में, हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है, तो हम अपने समय को तो यूं ही व्यर्थ गवा देंगे ना फिर। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास कोई विज़न होना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कि मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। अब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा विज़न क्या है आगे चल के, मतलब कुछ हमारे पर्पस होने चाहिए ना लाइफ में। उसके लिए फिर क्या होगा कि हम और उस काम में डेडिकेशन शो कर पाएंगे, और जितना डेडिकेशन शो करेंगे उतना हम टाइमली उस काम को करेंगे, हम खुश रहेंगे, है ना। तो इसलिए विज़न और पर्पस होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्यों हम उस कार्य को करना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट, प्रभु जी इसमें से कोई पढ़िए, रॉन्ग प्रायोरिटाइजेशन। मतलब हाँ जी, हम गलत चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, है ना। हम जनरली उन चीज़ों को पहले करना चाहते हैं जिनसे हमें इमीडिएट एंजॉयमेंट मिले, इमीडिएट सुख मिले। तो भगवत गीता में क्या बताते हैं, ऐसे सुख को क्या बताया गया, रजोगुण। ये रजोगुण में रहना है कि हम इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, सुख की तलाश में। लेकिन उससे क्या होता है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, जो आपको इमीडिएट चीज़ सुख दे रही है वो आगे चलने वाले समय में आपके दुख का कारण बनेगी, है ना। लेकिन जो सतोगुण का सुख है वो कैसा होता है,
सतोगुण का सुख ऐसा होता है कि आपको तपस्या करनी पड़ेगी, अभी आपको कष्ट होगा, लेकिन आने वाले समय में वो आपको सुख प्रदान करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो स्टूडेंट है उसको सुबह जल्दी उठना है, तभी वो अच्छे से अपने लेसन्स रिवाइज कर सकता है ना। तो सुबह उठने में कष्ट होता है सबको, है ना, लेकिन अगर वो इस कष्ट को झेल लेगा तो उसे आगे चल के सुख मिलेगा ना, वो अच्छा कुछ अपनी लाइफ में कर लेगा, उसका करियर बन जाएगा। तो इसी तरह से भगवान क्या बता रहे हैं कि जो सतोगुण का सुख है वो रजोगुण के सुख से डिफरेंट है और अच्छा है। आपको अभी कष्ट हो रहा है, वो आप सहन कर लो, लेकिन आप ये मत सोचो कि अभी मुझे कैसे फटाफट सुख मिल जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, आप में से कोई बताए? लैक ऑफ प्लानिंग, राइट। थोड़ा सा कुछ प्लान नहीं करेंगे, शेड्यूल कैसा है तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आप सब समझते ही हैं ये सब चीज़ें, है ना। अगर हम प्लान आउट नहीं करते चीज़ों को तो कितना हमारे पे एकदम से बोझ हो जाता है, हम फिर जितनी एफिशिएंट हम है ना, हम उस काम को कर ही नहीं पाते, है ना। हम पहले, क्योंकि क्या होता है, मेंटली बहुत बर्डन फील करते हैं, अरे मतलब ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब कैसे करूँ। तो इसलिए क्या करना है, पहले से प्लान आउट करना है चीज़ों को, ठीक है। लास्ट आप में से इंटरप्शंस। तो आजकल सबसे प्रमुख इंटरप्शन क्या है हमारा? सब एग्री करते हैं इस चीज़ से, लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं, है ना। तो सोशल मीडिया, मोबाइल, ये सब क्या है, हमारे डिस्ट्रैक्शंस के कारण है, ये हमें इंटरप्ट करते हैं, लेकिन स्टिल वी यूज़ देम बिकॉज वी आर सो मच एडिक्टेड। हमें लगता है कि उसके बिना शायद हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना पहले चाइल्डहुड डेज देखें तो कहाँ होते थे फ़ोन, और कितनी अच्छी लाइफ होती थी, हम खेलते भी थे, सब करते थे। लेकिन अब हम क्या है कि 4 दीवारी में बंद रह के 2 कमरे में भी अलग अलग है, तो फ़ोन पे चैटिंग चल रही है, मेरे लिए ये बना दो, मेरे लिए ये ले आओ, है ना। तो इतनी ज़्यादा हमने क्या करा, डिपेंडेंसी शो कर ली। तो कलयुग में एक्चुअली क्या बताया जाता है, कलयुग क्या है, कल का युग, कल मतलब मशीन्स, है ना। हम देख रहे हैं दिन पे दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मशीनें आ रही हैं। मशीनों का काम क्या था, टाइम को सेव करना। क्या हुआ, टाइम बर्बाद हो गया है ना। हमने तो मशीनें बनाई थी कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। नो डाउट हमको मशीन्स ने हेल्प करी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विस, है ना। उनको ऑपरेट करने के लिए तो आपको समय चाहिए, कौन सा वो खुद कर देंगी सारा काम। और अभी वैसे आने वाले ऐसे टाइम में हो भी जाएगा कि खुद भी वो आ जाएंगे जो काम कर देंगे, रोबोट्स वगैरह, लेकिन स्टिल ह्यूमन इंटरप्शन इज़ रिक्वायर्ड। यू कैन नॉट फुली रिलाई ऑन द मशीन्स ओनली, है ना। AI आ रहा है ना, तो बहुत सारी जॉब्स पे भी खतरा होने वाला है, आ ही गया है, मतलब और ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में अब आ जाएगा। जैसे बैंकिंग में भी बता रहे हैं कि अब तो शायद फ्रंट लाइन में वो रॉबोट्स को ही बिठा देंगे, और कॉल सेंटर्स पे भी AI से ही काम चलेगा। चैट GPT है, और व्हाट्सएप में भी आगे हम देखते हैं, है ना, मेटा, राइट। तो क्या हो रहा है, लेकिन इन सब से हमारा समय और क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। क्योंकि हम फिर फैंटेसीज़ में खो रहे हैं, हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा उन चीज़ों में क्या करते हैं, सर्च करने लग जाते हैं, सर्फ कर रहे हैं और नया ढूंढना चाह रहे हैं कुछ। क्यों नया ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सुख ढूंढना चाह रहे हैं, हम हैप्पीनेस ढूंढना चाह रहे हैं। अब वो हैप्पीनेस हमें मशीन्स थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगी, हमें तो उसकी रूट पे जाना है कि हैप्पीनेस का स्रोत कौन है ना। आई एम अ सोल, ये तो सब जानते हैं, हम आत्मा है। तो आत्मा कैसे खुश रह सकती है, स्क्रिप्चर्स पढ़ के, भगवान से जुड़ के। तो ये सब हमें कब पता चलेगा, जब हम अपने को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम देखेंगे हम कहाँ अपने समय को बिता रहे हैं, हम किसको अपने लाइफ का वो पीस दे रहे हैं, है ना। वी हैव टू बी वेरी वाइज इन यूजिंग आवर टाइम, ओके। सो आगे, यस, डिस्ट्रैक्शंस हो गया। नेक्स्ट आप में से कोई पढ़े? हाँ जी, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आप पढ़िए, हाँ जी। हाँ, तो कई बार हम क्या बनना चाहते हैं, हम सुपर वुमेन, है ना, सुपरमैन, मैं ही करूँगा सारा कुछ, मेरे को करना है क्या। हम क्योंकि शो करना चाहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं कम थोड़ी हूँ किसी से। कई बार आता है ना मन में, हमें ईगो को सेटिस्फाई भी तो करना है। अब कैसे करेंगे, तो हमें शो करना है कि हाँ सारा काम तो मैं अकेले संभाल लूँगा। बट हमें देखना है कि हमें गधा थोड़ी बनना है, हम गधे बनने थोड़ी आए हैं यहाँ पे। मतलब वर्क हार्डर के लिए नहीं बोला, वर्क स्मार्टर, ऐसा होना चाहिए, है ना। आपको ये नहीं कि बहुत सारा समय आप बस काम में ही लगा दो, काम में ही लगा दो, और असली की जो महत्व वाली चीज़ थी वो आपने उसके लिए अपना जीवन दिया ही नहीं, है ना। सारा जीवन काम करने में ही लगा दिया। तो वी शुड डेलीगेट। अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है उस ड्यूटी को निभा सकता है,
तो क्यों नहीं हम उनसे थोड़ा सा हेल्प ले लें। एक्चुअली में जब आप जैसे आप में से कुछ लोग मैरिड भी होंगे, है ना, तो मैरिड लाइफ क्या होती है, मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट, जब सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, तो वो गृहस्थी जो है वो बहुत अच्छे से रन करेगी। बताते हैं ना कि जो गृहस्थी में जो हस्बैंड वाइफ है वो पहिए हैं एक गाड़ी के, है ना, तो पहिए में से अगर एक भी ऐसे हो गया, अलाइनमेंट ख़राब होगी तो बिगड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको हेल्प करना है, डेलीगेशन, हम थोड़ा सा हेल्प मांग सकते हैं एक दूसरे से, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना है, इतना ज़्यादा ये नहीं करना कि हाँ सब कुछ मैं ही करके दिखाऊंगा, एक दिन कर लो फिर अगले दिन बेड पे, क्या फ़ायदा, है ना। तो थोड़ा सा क्या करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आप में से पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, हाँ जी हाँ जी, आप पढ़ लीजिए। कोई नहीं, हाँ ये हो गया, रिग्रेटिंग, है ना। बहुत सारा समय हम किस में बिता देते हैं, रिग्रेट, यार ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मतलब हम हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, मतलब कि हम कोसते रहते हैं अपने आप को। ठीक है, जो हो गया लेट इट गो नाउ, लिव इन प्रेजेंट। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ मोस्टली किस में रहती है, पास्ट में, है ना, या फ्यूचर में। फ्यूचर में मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, पास्ट में मेरे साथ ये हो गया, ऐसा मैंने क्यों नहीं करा। तो वी शुड ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट। हम तो कितना ये सुनते ही रहते हैं कि प्रेजेंट इज़ अ, मतलब गिफ्ट है ना, प्रेजेंट ही है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वर्तमान में जीना है ना। तो रिग्रेट नहीं करना। होता है हमारे अंदर कई बार गिल्ट फीलिंग आती है, जब आ रही है तो आप फॉरगिवनेस मांग लो उस पर्सन से, है ना। उस बातों को हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए, हमें लाइफ को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हम लाइफ को सिंपल करने आए हैं। तो उसके लिए कभी झुकना पड़े रिलेशनशिप में तो कोई हानि नहीं है, हम झुक सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, लास्ट, डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग में तो हम बहुत समय गवाते हैं, है ना। मैं भी काश मिलेनियर बन जाऊँ, इतना मैं ऐसा कर दूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मुझे कमाना नहीं पड़ेगा, 20 साल की मेहनत है कि यह हुआ। तो क्या डे ड्रीमिंग में हम ज़्यादा समय व्यर्थ गवा रहे हैं, बजाय कि हम एक्शन में लाएं उस चीज़ को, है ना। तो थोड़ा सा क्या है, हमें डे ड्रीमिंग से अपनी रियलिटी में आना है। हम एक्चुअली डे ड्रीमिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं बॉलीवुड से, है ना। हमें देखते हैं तो हाँ उसमें हीरो आया, फिर उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, हीरोइन वेट कर रही थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम भी अपनी लाइफ में ऐसे ड्रीम्स, फैंटेसीज़ को लेके जीते रहते हैं, और जो हमारा इम्पॉर्टेंट समय था वो सारा व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए डे ड्रीमिंग से अपने आप को बाहर निकालना है, हमको रियलिटी में आना है, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू आर फ्रिक्वेंटली बीइंग रॉब्ड बाय दीज टाइम थीव, सम ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज में साउंड फेमिलियर। मतलब अगर आपका समय यूं ही व्यर्थ गव रहा है, मतलब कि वेस्ट हो रहा है, तो हमारे पास कई बार ऐसी चीज़ें मन में आती है कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ फ़न करना चाहता हूँ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑफिस की डेडलाइंस, जो मेरे काम है उनको ही नहीं फिनिश कर पा रहा, तो मैं उनको कैसे टाइम दूँ, है ना। आता है ना, हमारे मन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि आई डोंट नो व्हाई आई एम रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, फाइटिंग क्राइसिस ऑल द टाइम। ये भी हमें लगता है कि पता नहीं क्यों मैं इधर से उधर भाग रहा हूँ, अपने समय को किसी तरह से काम को पूरा करने के लिए भाग रहा हूँ। फिर कह रहे हैं देयर इज़ टू मच टू डू एंड टू लिटिल टाइम, हाउ डू आई मैनेज इट ऑल। मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ है, समय नहीं है मेरे पास, कैसे करूँगा मैं इसको, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमारे मन में विचार आते रहते हैं, ठीक है। अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये कोई पढ़े आप में से, पढ़िए। First I was dying to finish high school. Days. First I was dying to finish high school and start college, and then I was dying to finish college and start working, and then I was dying to marry and have children, and then I was dying for my children to grow up, and then I was dying to retire, and now I am dying, and suddenly I realize I forgot to live. है ना। तो इसी में हम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, बस हम चाह रहे हैं अभी ये हो जाए, अभी मैं बस अपना कॉलेज कर लूँ, पहले स्कूल कर लूँ, फिर कॉलेज कर लूँ, फिर जॉब, है ना, फिर बच्चे, ये वो। लेकिन क्या हुआ, पूरी ज़िंदगी हम मरते रहे इन सब के लिए, और अंत में जब मर रहे थे तो समझ आया कि हम जीना ही भूल गए। सो वी हैव टू लिव, है ना। बेसिकली ये लाइफ हमें किस लिए मिली है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है ये मनुष्य जीवन। इसको पहली बात तो इस चीज़ को हमें समझना है, तभी हम समय की कदर कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जो देवी देवता है वो भगवान से यहाँ तक ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मनुष्य शरीर मिले जिससे वो भगवान की भक्ति कर सकें।
ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो देवी देवता के शरीर में है, तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार उनके अंदर अहंकार आ जाता है, क्योंकि वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। प्लस उसके अलावा क्या होता है कि उसके अलावा क्या हो रहा है कि वो अहंकार में भी आते हैं, और मतलब वो भूल जाते हैं, कई बार भगवान की पोजीशन को ही भूल जाते हैं कि भगवान ने उनको सेवा दिया है ये करने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे, अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिल जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी। इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया हमको, तो है ना, मनुष्य जीवन मिल गया है। तो इसलिए इस समय को हमें यूँ व्यर्थ नहीं गंवाना, है ना। हमारे जो गुरु महाराज है, हिज ऑनेस्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो रिसेंटली अभी वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो है नहीं, पर वो हमेशा क्या कहते थे, समय के लिए हमेशा कहते थे कि एक क्षण भी आप वापस नहीं ला सकते, तो इसलिए आपको बहुत ही मतलब वाइजली यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग द ओल्ड सेम थिंग, बट यस गुरु महाराज यूज टू स्ट्रेस दीज थिंग्स, बिकॉज एक सेल्फ रियलाइज सोल अगर हमको बता रहे हैं, है ना, जो खुद मतलब कि जानते हैं वो कौन है, मतलब ही हैज़ रियलाइज्ड एवरीथिंग, तो अगर वो हमें बता रहे हैं, इसका मतलब इस चीज़ का कितना महत्व है, हमको ये चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ को यूँ व्यर्थ नहीं गंवाना। तो आगे क्या बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला कि अपने समय को एफिशिएंटली यूज़ करना, दूसरा उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना। अब इसमें बहुत थोड़ी सी एक डिफरेंस आता है। एफिशिएंटली यूज़ करने का क्या मतलब है कि आप अपने काम को सही समय पर कर रहे हैं, ठीक है। काम तो हम करते हैं, लेकिन कई बार हमारा समय ठीक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट के लिए बताया कि उसका मॉर्निंग आवर्स बेस्ट है स्टडी के लिए, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट नाइट स्टडीज़ कर रहे हैं, इससे उनका पूरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल बिगड़ जाता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, आप एफिशिएंटली अपने टाइम को यूज़ नहीं कर रहे, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका टाइम का सिलेक्शन ठीक नहीं है। दूसरा, बीइंग एबल टू इफेक्टिवली का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, यूजिंग योर टाइम फॉर द राइट थिंग्स। आपको ये भी देखना है कि आप जो काम कर रहे हो क्या वो वर्थ है, क्या वो ठीक है। कहीं मैं ऐसी व्यर्थ की बातों में, मतलब कि ऐसा समय तो नहीं गंवा रहा, किसी की निंदा चुगली में तो नहीं समय गंवा रहा। तो मतलब थोड़ा सा हमको ये देखना है कि हम अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करें। ये एक इन्वेस्टमेंट है, हम इन्वेस्ट करते हैं ना डिफरेंट स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ताकि हमको अच्छे रिटर्न मिले। तो आज जो आप अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप कुछ अर्न करने वाले हैं आने वाले समय में, है ना। सो इसलिए आपको क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से करना है ठीक है। तो इसके बाद क्या बता रहे हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम मीन्स दैट वी आर एबल टू यूज़ अवर टाइम टू डू थिंग्स विच वी हैड प्लान टू डू विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन अदर अननेसेसरी थिंग्स। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग होगी तो हमें पता चलेगा कि हमको करना क्या है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि आप अपने एक डायरी लें, पेन लें और थोड़ा सा उसमें लिखें। एक्चुअली हम सब भूल गए हैं लिखना ना, आजकल मोबाइल में टाइप करना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जस्ट गो बैक टू योर ओल्ड स्कूल डेज, हम लिखते थे तो हमको ज़्यादा वो इम्प्रेशन रहता था माइंड में, है ना। तो हमको क्या करना है, अपनी लाइफ में प्लानिंग करनी है, मुझे क्या करना है। तो उससे क्या होगा कि जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसमें हम अपना समय ज़्यादा गंवाएंगे नहीं, है ना। तो इसलिए प्लानिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक यूएस के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहोवर, उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं ना, उन्होंने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा। आप सब जानते ही होंगे, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉमर्स में ये तो सारा बिजनेस स्टडीज़ में जो हम पढ़ते हैं वही थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप्चुलेट हो रहा है ना। तो क्या बता रहे हैं कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, हमारी लाइफ में क्या चीज़ें अर्जेंट है, अर्जेंटली हमको करनी है, और क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, है ना। क्वाड्रेंट 1 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वाड्रेंट 1 में क्या बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं है, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन उतना अभी अर्जेंट नहीं है कि अगर अभी मतलब एकदम अर्जेंटली उसकी नीड है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचें एक बार। नहीं, खाना खाना ठीक है वैसे, हाँ खाना खाना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, गुड और बताएं। एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है,
अर्जेंट नहीं है लेकिन, है ना। तो एक ये हो गया सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं आगे। मेडिटेशन, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जो क्वाड्रेंट 1 है वो हमको डिसिप्लिन सिखा रहा है। कैसे? यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्लानिंग करनी है, सबसे ज़्यादा समय आपको इस वाले क्वाड्रेंट में लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अर्जेंट नहीं है और हम इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं उन चीज़ों को करने के जो अर्जेंट होती हैं। जैसे ऑफिस जाना है तो उसे आधे घंटे पहले ही आँख खुलेगी तो भाई फिर भागेंगे, है ना, क्योंकि वो अर्जेंट हो गया ना। अब वो अर्जेंट हो गया, आपके पास आधा घंटा बचा तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते अब उसके लिए। तो इसलिए क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से, ठीक है। मुझे अगर एक्सरसाइज करनी है, मुझे अगर मेडिटेशन करना है, ठीक है, या उसके अलावा रेस्ट एंड रिलैक्सेशन है, तो पहले से मैं उसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर करूँगा कि हाँ अगर मैं इतने बजे उठता हूँ, 1 घंटे मैं अपना इसको दे रहा हूँ सेल्फ के लिए, देन आई विल बी एबल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, तब मैं अपना समय से काम पूरा कर पाऊँगा घर का और मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो ये वाला क्वाड्रेंट है इसमें हमें सबसे ज़्यादा समय देना है, प्लान करना है चीज़ों को, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे हमें इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण तो है लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आपको अभी करना है एकदम से, ठीक है। तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से। जैसे जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हमें पता है कि वो मतलब कि 1 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले से प्लानिंग करी होती है कि भाई बच्चे के आने से पहले ही 12:30 तक मैं उसका जो सारा है वो रेडी रखूँ, वो आए तो उसको मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो मैंने प्लान कर लिया चीज़ों को, वो अर्जेंट नहीं है एकदम से लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है, मुझे उसे प्रोवाइड करना है वो, तो आई हैव प्लान्ड इट अर्लियर ओनली, ठीक है। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें हमको ज़्यादा समय बिताना है, इस क्वाड्रेंट में हमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेंट नंबर 2, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 2 जहाँ पे क्या आता है, आप इस मैट्रिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, ये ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऊपर इम्पॉर्टेंट है, सबसे नीचे नॉट इम्पॉर्टेंट है, हाँ, फिर अर्जेंट है, नॉट अर्जेंट। तो क्वाड्रेंट 2 में आया जो नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है। तो उसमें हमें अपना समय बर्बाद ही नहीं करना। तो उसके कुछ एग्जांपल्स बहुत इजी हैं, आप दे सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। ईमेल्स, वेरी नाइस। सोशल मीडिया, हाँ जी बिल्कुल, हाँ। तो ये सारा कुछ क्या है कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली we as the jivas of Kaliyug are spending more time in this quadrant, है ना। तो यही है कि हमारा दुर्भाग्य कि हम इसमें ज़्यादा अपना समय गंवा रहे हैं जो कि नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि यहाँ से हम अपने समय को चुरा सकते हैं, ठीक है, हम अपना समय बचा सकते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपना जो है वर्क करना है, हम इस समय को कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप एक एक करके पढ़िए, आप पढ़िए एग्जाम्पल्स। सोशल मीडिया एडिक्शन, यूजलेस फोन कॉल्स, मॉल मैराथन्स, है ना, लड़कियों को अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग ठीक है। तो क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा चेक करना है कि क्या मैं अपना ज़्यादा समय पूरे दिन में इसमें तो नहीं गंवा रही या गंवा रहा, है ना। थोड़ा सा अपने आप को ये देखना है, अगर हम गंवा रहे हैं तो उसको रिड्यूस करना है, एकदम से ख़त्म नहीं हो पाएगा। जैसे एक कोई चेन स्मोकर है तो उसको एकदम से आप नहीं कह सकते हैं ना सिगरेट छोड़ने के लिए, धीरे धीरे छोड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे अंदर ये बुरी आदत है, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, धीरे धीरे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा बिता रही हूँ तो ठीक है, कल से आधा घंटा मैं उसमें कम कर दूँगी, इट्स ओके, ठीक है। तो कभी भी अपने आप में रेक्टिफिकेशन लाने के लिए हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए या शर्माना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियाँ एडमिट भी कर सकते हैं, है ना। सो दैट वी कैन वर्क ऑन देम, वी कैन टेक एडवाइस फ्रॉम दोज पीपल जो अच्छे से और हमसे बेटर कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये एक्चुअली ये संसार में जीवन ऐसे ही चल रहा है, हम किसी को हेल्प करेंगे, हम किसी से हेल्प लेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट कम्प्लीट इन आवर सेल्व्स, है ना। हमारे अंदर भी कुछ इम्परफेक्शंस हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर हम अपनी गलती को एडमिट कर रहे हैं, हम उनसे कुछ सीख सकते हैं और किसी को अगर सिखाने का मौका है तो हम उसको सिखा भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में हमें देखना है कि हम अपना कम समय बिताएं, ओके। इसके बाद जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है, अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, इज द क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शन, ठीक है। इसमें क्या बता रहे हैं कि अर्जेंट है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है,
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको सोशल मीडिया नोटिफिकेशन एकदम से जब फ़ोन बजता है तो अर्जेंट हो जाता है देखना, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हम भी फिर ऐसे ऐसे कर देते हैं, है ना। यहाँ इसमें कुछ चीज़ें बता रहे हैं, जैसे बिल पेमेंट हम थोड़ा सा सोचेंगे ऐसे कैसे कि अर्जेंट है तो फिर इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि हम किसी को डेलीगेट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमको करना है ना। ये चीज़ हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। एक्चुअली जो इम्पॉर्टेंट वाले क्वाड्रेंट में था वो हमें करना है ना, एक्सरसाइज हमें करनी है, रेस्ट हमें लेना है, ट्रेनिंग हमें करनी है, तो वो हम दूसरे को नहीं डेलीगेट कर सकते, मेरे बदले तू कर ले, है ना। लेकिन यहाँ पे हम डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स हैं, ठीक है, आप बहुत बिजी हैं अपने काम में, तो ज़रूरी नहीं आपको अटेंड करना, आप अपने जो भी जूनियर्स हों या कलीग्स हों उनसे भी वो अटेंड करवा सकते हैं, चलेगा, ठीक है। इसके अलावा पेटी आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी छोटे मोटे जो झगड़े झपाटे होते रहते हैं तो उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलो। पूछो। जो कॉल्स होते हैं वो ज़्यादा ऐसा ताकि जो कॉल्स होते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कोई कॉल एमरजेंसी कॉल, हाँ, इसलिए यहाँ पे अनइम्पॉर्टेंट लिखा है। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा? पता चल जाता है ना कि कौन अभी हमको ऐसे ही थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला फ़ोन कर रहा है, थोड़ा सा हम यूज टू हो जाते हैं। हाँ, मतलब विद टाइम भी हम पहचान लेते कि कौन हाँ सच में हमसे अभी अच्छे से बात करेगा, हमारा समय व्यर्थ नहीं लेगा, ऐसे ही नहीं लेगा, है ना, तो पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए जो अनइम्पॉर्टेंट कॉल्स है ना वो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, अच्छे वाली कॉल्स को अटेंड करो। उसके बाद क्वाड्रेंट 4 क्या आता है, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ज़रूरी भी है और महत्वपूर्ण भी है और अभी करना है उसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे एग्ज़ाम है ना, इम्पॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, हमें को तैयारी आज करनी पड़ेगी, कल ही एग्ज़ाम है तो आज ही सारा बैठ के पढ़ना पड़ेगा, इसको हम डिले नहीं कर सकते। इसके बाद असाइनमेंट, कार ब्रेकडाउन, इसमें आप छोड़ नहीं सकते कि हाँ बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमने जो 4 क्वाड्रेंट्स देखे, आपके हिसाब से इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट जो है हमें फोकस देना ज़्यादा हो? Q4, ओके, प्रभु जी सेज Q4 1। अच्छा, 1 के साथ कौन कौन है? Q1, ठीक है। Q4 के साथ कौन कौन है? प्रभु जी हैं बस, हैं, और कुछ तो किसी के साथ नहीं है क्या? Q2 और Q3 के साथ है। एक्चुअली Q4 का सिग्निफिकेंस अपना है और Q1 का। हाँ जी, वैसे तो सबका दोनों का बिल्कुल ही डिफरेंट सिग्निफिकेंस होता है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें प्लानिंग करनी है अगर अपने टाइम की, तो हम किस में टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे? Q1 पे करेंगे, है ना, क्योंकि अब अगर आपने प्लानिंग कर ली तो आपका फिर आगे सही चलेगा ना, आप फिर उसको मैनेज कर पाएंगे। एक्चुअली हम मैनेजमेंट को ही देख रहे हैं अभी यहाँ पे ना, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा Q1। बट नॉर्मली मेरा मानना ये है कि Q4 जो क्वाड्रेंट है उसमें आई थिंक मैनेजमेंट आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे, बिकॉज अगर कोई क्राइसिस हुआ है तो यू शुड बी एबल टू हैंडल दोज क्राइसिस विद यू नो more मतलब more some kind of calmness or maybe something like that. So I think Q4 in my opinion is more important than Q1 because Q4 can give you that kind of opportunities, challenges, exposure. एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली जिसने Q1 और Q4 बोला वो सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं लास्ट में कि जो Q1 और Q4 है, आई थिंक दैट स्लाइड इज़ मिसिंग, Q1 एंड Q4 ही है जिसमें हमें अपना ज़्यादा समय स्पेंड करना है, ठीक है। तो Q2 और Q3 को तो हम टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कार्य जिसमें हमको कोई अभी अर्जेंसी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सा जो भी अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको भी आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, ठीक है, समझे आप। तो हमें कौन से कार्य करने हैं पहले, जो हमारे लिए थोड़े से अच्छे हैं, अभी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, उसको करना है। आप एक्सरसाइज करते हैं डेली? करते हैं, तो देखिए आपको इसका महत्व पता है, आप ऑलरेडी Q1 में कार्य कर रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट थिंग्स को समय दे रहे हैं, जल्दी उठते हैं, वेरी गुड, क्लैप। तो इसीलिए हमको क्या करना है, Q1 में अपना समय ज़्यादा बिताना है, Q1 और Q4, ठीक है, दोनों में आप अपना समय ज़्यादा बिता सकते हैं, ठीक है। Q2 और Q3 को थोड़ा थोड़ा हमको क्या करना है, अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा थोड़ा कम करना है, ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास आता है इफेक्टिव यूज़ ऑफ टाइम में द बैलेंसिंग एक्ट, ठीक है।
तो अब क्या करना है, समय को हमें बैलेंस करना है। तो अब बैलेंस हम इसको कैसे कर पाएंगे, यहाँ पे बताते हैं कि बकेट द टास्क, है ना। जैसे आपके पास एक बाल्टी है और आपके पास बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, कंकड़ है और रेत है, तो आप कैसे उसको फिल करोगे कि वो सारा ख़त्म भी हो जाए, मलबा और बाल्टी में डल जाए, तो कैसे करोगे? पहले क्या डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, कैसे होगा? पहले रेत डालेंगे। अच्छा, पृथ्वी से इसके पहले हम उसमें रेत डाल देंगे, ठीक है। और कोई? फिर बड़े पत्थर डालेंगे, पैक हो जाएगा, जगह तो नहीं बचेगी। जो बड़े पत्थर हैं उनके बीच में जो गैप होगा उसके अंदर छोटे पत्थर फिल हो जाएंगे। हाँ, एक्चुअली में इसका क्या है कि पहले हम उसमें बड़े पत्थर डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो जगह बची हुई थी ना, उसको जब आप मिट्टी डालोगे ना, सैंड डालोगे, तो वो पूरी फुल हो जाएगी। आप पहले मिट्टी डाल दोगे तो बाद में ऊपर तो स्पेस रह जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो उससे अग्री नहीं होना था। मिट्टी सेटल हो जाती है फिर, अगर आप पत्थर पहले डाले हुए हैं तो फिर मिट्टी आप ऊपर से डाल सकते हैं। हाँ वही ना, पहले हम बड़े पत्थर डालेंगे, है ना। तो वही है कि हमको क्या करना है, पहले बड़े पत्थर डालने हैं। बड़े पत्थर यानी जो हमारे पहले इम्पॉर्टेंट काम है, बड़े बड़े काम है, उनको हमें अपने डे में पहले कंप्लीट करना है, पहले अकम्प्लिश करना है, ठीक है। उसको हम बात के लिए नहीं रख सकते। तो वो उसी तरह से, जैसे अभी हमने 4 क्वाड्रेंट्स देखे थे, उसी तरह से ये चल रहा है कि मतलब पहले आपको इंपॉर्टेंट वाले करने हैं, देन लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर जो बिल्कुल आप लीस्ट या लास्ट में सैंड वाले को कह लो, ठीक है, उसको आप करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो थंब रूल फॉर टास्क बकेट है उसमें यही आ रहा है, बिग रॉक्स, मतलब 80-20 गोल वही है कि आपको पहले बड़े वाले काम पहले निपटा लेने हैं और छोटे वालों के लिए आप बाद में अपना समय रख सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि अच्छा, अब अगर आपको अपना ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने सब चीज़ देख ली यहाँ पे, तो बताते हैं कि एक्चुअली में ना हम समय को मैनेज नहीं कर सकते। फिर क्या करें, मतलब पूरा सेमिनार तो इसी पे था कि टाइम को मैनेज करना, आप बता रहे कि समय को मैनेज ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बताते हैं कि हम समय को मैनेज नहीं कर सकते, हम अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो प्रायोरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो ज़रूरी है, जो आवश्यक है, उसको आप मैनेज कीजिए। ये देखिए कि आपके लिए क्या आवश्यक है, पहले तो हमें ये देखना है हमारे लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। उस हिसाब से हम उसको वो कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। तो कई बार हम ऐसी मतलब कि ऐसे लोगों से बात करना जिससे थोड़ा सा हमें आनंद आ रहा है, निंदा चुगली कर रहे हैं, तो उसको हम प्रायोरिटी दे देते हैं। और उस समय में क्या हो रहा है, जो हम अच्छा समय बिता सकते थे अपने ऊपर, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन पे, थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ काम कर सकते थे, हमने वो समय गंवा दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना है, ओके। टाइम को हम मैनेज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कालो अस्मि। तो मैं आपके सामने ये श्लोक एक बार लेके आती हूँ। श्री भगवान उवाच, मेरे साथ बोलेंगे, श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्ष्य कृत प्रवृद्धो लोकान् समार्हर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान क्या बताते हैं। ये भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, 32वां श्लोक है, ठीक है। इसमें भगवान क्या बोलते हैं देखिए, इसको पढ़िए, कोई एक पढ़िए, पढ़िए। अभी वो माता जी कह रहे हैं, आप पढ़िए जल्दी से। थोड़े से रोज है कि कोई और पढ़ दूं? आप पढ़िए। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोल दिया, कालो अस्मि, है ना, काल हूँ मैं। मतलब काल का क्या अर्थ निकला यहाँ पे, जो सब हर लेगा, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे सब कुछ विनष्ट करने आया हूँ, है ना,
सब धीरे धीरे क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। विनष्ट मतलब खत्म, डिस्ट्रॉय, ठीक है, करोड़ हो जाएगा विद टाइम। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदों में लिखा है कि परम सत्य हर वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी नष्ट कर देते हैं। कठोपनिषद का वचन है, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदना मृत्युर्यस्योपसेचनम का इथा वेद यत्र स। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल कवलित होते हैं, ठीक है। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पांडवों के अतिरिक्त युद्ध भूमि में आए सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिल रही है। क्या बता रहे हैं कि सब भक्षण हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किनके अलावा? पांडवों के अलावा। तो ऐसा क्यों था कि पांडवों का भक्षण नहीं हुआ? काल है, भगवान तो कह रहे मैं काल हूँ, मैं सबको हर लूंगा, सब विनष्ट कर दूंगा, लेकिन पांडव तो फिर भी बच गए। कैसे? धर्म के मार्ग पे थे, सत्य के मार्ग पे थे और भगवान के साथ थे। हाँ, भगवान उनके साथ थे, ठीक है। तो क्या बताते हैं भगवान भगवद गीता में एक श्लोक में बोलते हैं अर्जुन को कि मैं तुमको ये परम गुह्य ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मित्र हो, है ना। तो भगवान ने उनको क्या करा, क्योंकि अर्जुन ने उनको एज अ मित्र स्वीकार किया था, एज अ फ्रेंड उनको एक्सेप्ट किया था, तो भगवान ने उनको भगवद गीता सुनाई, गीता का उपदेश दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब पांडव जो थे वो क्या थे, भगवान के शरणागत थे। क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे तो भगवान ने उनकी उस समय रक्षा करी। महाभारत में जब सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, है ना, कितने सारे लोगों का आप जानते ही हैं, मिलियंस में लोग थे जो मर गए थे, है ना, लेकिन सिर्फ कौन बचे? केवल पांडव बचे, ठीक है। तो अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था। अब देखिए यहाँ पे एक भक्त का लक्षण क्या है कि अर्जुन लड़ने के पक्ष में ना था, वह युद्ध ना करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा ना होती। निराशा क्या हो रही थी उसको कि उसके सारे प्रियजन मारे जाएंगे, है ना, सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ठीक है, और क्या होगा, कुल जो है वो दूषित हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो वो बहुत चिंतित था, इसलिए वो चाहता नहीं था कि मतलब ये युद्ध हो। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है, ठीक है। तब भी उन सबका मृत्यु होना ही था, भगवान ने बोला तब भी उनको क्या था, मरना ही था। क्यों? क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वह पहले से मृत है। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर अब हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, समय को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वन हु हैज़ कृष्णा, जिसके जीवन में कृष्ण है, हैज़ टाइम इन लाइफ, उसके ही जीवन में समय है, वो समय निकाल पाएगा। क्योंकि भगवान ने जब डिक्लेयर कर दिया कि मैं समय हूँ, तो आप चाहे जितने हाथ पैर मार लो, है ना, जितने भी हम चीज़ें सुन लें, हम प्लानिंग कर लें, लेकिन जब तक हम सुप्रीम पर्सन को ही सरेंडर नहीं करेंगे, जिनके कंट्रोल में समय चल रहा है। एक्चुअली कृष्णा इज़ द कंट्रोलर ऑफ टाइम, है ना, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम स्वयं कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं। हम अपने हिसाब से समय को चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमको क्षीण कर रहा है, हमारी आयु क्षीण हो रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता की बात क्या होगी, शरणागत हो जाओ भगवान के प्रति। लेकिन अब कहेंगे शरणागत हम क्यों हों भगवान के प्रति, है ना, हमारे मन में ये भी आता है कि क्यों हो शरणागत, अब ईगो भी आती है। तो अगर आप नहीं होते कोई बात नहीं, माया के शरणागत भी तो है ना, है ना, माया के अधीन भी तो हम कार्य कर ही रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम अपनी लाइफ में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और ऐसी ही हो जाती हैं। जीवन में दुख है, क्लेश है, तो क्यों आ रहा है? हम तो नहीं चाहते थे कि दुख आए जीवन में, फिर ये सब माया ने हमारे पास भेजा ना। क्यों? हमको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि वी आर नॉट द बीइंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के लिए नहीं बने हैं। ये एक प्रिजन हाउस की तरह है। ये बताया जाता है जो भौतिक संसार है वो कैसे जेल की तरह है ना। तो हम सब यहाँ कैदी हैं,
तो इतना यहाँ पे इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं अच्छे से ये करूँ वो करूँ, मुझे कुछ मिल गया, बहुत पैसे मिल गए हैं, या मैं बहुत एजुकेटेड हो गया हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थ में आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना है। लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि जो भक्ति करता है अगले जन्म से उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ उसने पिछले जन्म में छोड़ी थी। तो इतना अच्छा बताओ, आपका बैंक अकाउंट भगवान खोल रहे हैं, है ना? तो क्यों SBI या बैंक ऑफ इंडिया में भागना है ना? तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने को थोड़ा सा भक्ति की तरफ मोड़ना है। बहुत जीवन हमने अपना बिता दिया, तो हमने अपना क्या है, बहुत सारा समय पहले ही बर्बाद कर दिया। आप में से कुछ अपने 30s में होंगे, जनरली इतना ही है, या कुछ 40s में होंगे, है ना? तो हमको प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं श्रीमद् भागवतम में? प्रहलाद महाराज कितने वर्ष के थे पहले बताइए? 5 years के, है ना? 5 years के थे जब उन्होंने भगवान की भक्ति करी, जब उन्होंने उनके प्रार्थना से कौन प्रकट हो गए? नरसिंह देव भगवान। तो आपने ऊपर नरसिंह भगवान के दर्शन किए? हाँ, तो नरसिंह भगवान जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, 5 वर्ष का वो बच्चा, वो हमको ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में। क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? वो भी हमको सेम बात बोल रहे हैं कि ये जो हमें मनुष्य शरीर मिल रहा है, ये जो हमें समय मिल रहा है, इसको व्यर्थ नहीं हमें गंवाना, इसको हमें बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगाना है। तो हमें ये चीज़ को समझना है, हम ऑलरेडी अपने जीवन के 30 साल 40 साल वेस्ट कर चुके हैं। मतलब कि हमें इस चीज़ का दुख होना चाहिए, सच में हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ये क्रोध आना चाहिए कि मैंने इतने साल क्यों वेस्ट कर दिए, है ना? तो हमको ये अब जिज्ञासा अपने अंदर जगानी है कि कैसे मैं और भगवान के प्रति अपनी शरणागति को बढ़ा सकता हूँ। और ऐसा नहीं होता कि भगवान के शरणागत होने से हम उनके दास बन गए। अब एक्चुअली दास की क्या वो हमारे मेंटालिटी रहती है, वो नौकर वाली है ना, कि जो मतलब कि हम मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं कि एक नौकर को मास्टर जो क्या है बहुत परेशान करता है ना, उससे बहुत सारा काम कराता है और उसको खुशी नहीं देता। लेकिन भागवतम में हम क्या देखते हैं, भक्तों के जीवन चरित्र से क्या देखते हैं कि जब भक्त भगवान के धाम जाते हैं तो उनको क्या मिलती है? ऐसी खुशी, ऐसा आनंद जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, है ना? तो इसलिए क्या बताया जाता है, जो हमारी सोल है वो कैसे बनी है? सत्य, चित और आनंद से। तो हम सब आनंद में रहना चाहते हैं कि नहीं? रहना चाहते हैं, लेकिन हमको बार बार फिर भी दुख आ रहा है ना। तो इसका मतलब हम सही सोर्स पे आनंद को नहीं ढूंढ रहे, बस वही प्रॉब्लम है। हमको वहाँ पे काम करना है, वहाँ पे रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है। बट आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आपको फोर्सफुली यहाँ आके आप भक्ति करो, माला करो, नहीं। आप पहले आओ, आप सुनो, आप देखो, दर्शन करो भगवान के। आप यहाँ के स्क्रिप्चर्स लेके जाओ, आप पढ़ो, यू हैव द चॉइस। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। इवन भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? पूरी गीता सुनाने के बाद लास्ट में क्या बोलते हैं भगवान? कोई जानता है? भगवान ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, मैंने अब तुम्हें सारा गीता का ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें इसको स्वीकार करना है, तुम्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना, ये मैं तुम पर छोड़ दूँ। तो ऐसे मास्टर हैं भगवान। ऐसे नहीं है कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें डंडे के जोर पे करना पड़ेगा, नहीं। भगवान ने चॉइस दे दी है, और एक्चुअली में अभी भी हमको चॉइस ही दी हुई है। जो हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमको भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है, तभी तो हम कुछ भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। तभी भगवान हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तब भी पानी दे रहे हैं, है ना? कितनी सारी हम गलत चीज़ें भी करते हैं तो भी भगवान ने तो नहीं बोला ना कि तूने ऐसा किया तो मैं तेरे को नहीं दूंगा। लेकिन कोरोना में देखो ऑक्सीजन के लिए भी कितना पैसा देना पड़ा था, राइट? तो इसलिए हमको क्या है, भगवान की भगवत्ता को इस तरह के सबसे समझना कि भगवान से ज़्यादा दयालु कोई नहीं है, ठीक है? भगवान से अधिक दयालु कोई नहीं है। तो इसलिए हमें उनकी शरण में जाना है। जब हम उनके शरणागत होंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये समय आपका होगा, है ना? आप समय को मैनेज कर पाएंगे। तो इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस सेमिनार को। अगर आपके कोई डाउट्स हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ जी बेटा बताओ। गीता मैंने पढ़ी थी। अच्छा। उसमें लिखा था जो सच्चिदानंद विग्रह का रूप है, यदि मनुष्य उसको अपनाना चाहता है तो उसको कृष्ण का नाम लेना होता है। हाँ बिल्कुल। और उसको यांत्रिक जीवन छोड़ना, यांत्रिक जीवन छोड़ना होता है। अच्छे से पढ़ते हो आप तो, वर्ड्स को भी अच्छे से ग्रैब करते हो। तो वही बता रहे कि भगवान का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में क्या है, कली केवल एक आधार है ना, नाम का ही आधार है। आपका बेटा है प्रभु जी? अच्छा, बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए। तो आप कब से कनेक्टेड है इस्कॉन से? पिछले साल
अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। तो आप में से और कोई कुछ प्रश्न या कुछ डाउट्स अगर आपके हों पूछ सकते हैं। कई बार जैसे ये ऐसे होता है कि कोई फ़ोन आता है, आपको पता है कि किसका फ़ोन है। नॉर्मली तो ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है, तो पता चल जाता है कि किस फ़ोन को ऐड करना है, किस फ़ोन को क्लिक करना है। जी जी। बट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, हम्म, उनके फ़ोन आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट आपको पता है कि ये अगर बात करेगा तो ये गॉसिप्स ही करेगा, या आधा आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, समटाइम इट बिकम्स अनअवॉइडेबल हाँ जी। to ignore that person and repetitive call. एक बार पिक नहीं किया तो मैं 3 घंटे बाद फिर हाँ, फिर होते हैं दोबारा ऐसे। पिक नहीं किया तो फिर 3 घंटे बाद फिर, हाँ जी। and then I'm supposed to obviously face that individual हम्म। either in the office or in personal life बिल्कुल। related. उस चीज़ को कैसे थोड़ा हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल होता है कि हमें पता भी है कि जो अभी फ़ोन कॉल है वो हमें हमारा समय लेने वाला है बहुत सारा, और हर बार हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आफ्टर ऑल आपको रिलेशनशिप भी मेंटेन करना है उनके ये साथ। मुझे पता है कि हर आदमी को पुश करना मेरी गारंटी नहीं है। हाँ बिल्कुल। बट स्टिल थोड़ा सा अगर इस चीज़ के बारे में हाँ जी, तो इसमें हम एक ऐसा कुछ मतलब ऐसा कर सकते हैं, उनका फ़ोन हम उठा के पोलाइटली भी हम उनसे कह सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आपने थोड़ा सा समय दिया, 5 मिनट दे दिया, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि वो रुकने वाले नहीं हैं, अभी तो ये लंबा चलेगा। यही करता हूँ अब आजकल हाँ, यही कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हमारी ना वाणी में जितनी मधुरता होगी ना, आप किसी को मना भी करेंगे ना तो उसको इतनी ठेस नहीं पहुँचेगी। थोड़ा सा आजकल हमारा ऐसा व्यवहार हो गया कि हम गुस्सा जल्दी कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा चेक करना है कि हम उससे स्वीटली बोल रहे हैं कि सॉरी, जो भी आपका रिलेशन है उनके साथ, सॉरी दीदी अभी थोड़ा सा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस में ना, तो वो भी समझते हैं कि आफ्टर ऑल हाँ ये प्रोफेशनल अपना वो भी तो देख रहे हैं, तो वो समझते हैं, बोल सकते हैं ऐसे। एक चीज़ ऐसी की चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा था कृष्ण भगवान ने हमारा बैंक अकाउंट खोल रखा है, तो मैं उनके एक बैंक का नाम रखना चाहूँगा, हाँ हाँ, स्टेट बैंक ऑफ वैकुंठ। अच्छा। वेरी नाइस, ठीक है। हमें ऐसी तो लीडर्स चाहिए, छोटे छोटे बच्चे जो अच्छे से एकदम भक्ति करें। बहुत बढ़िया। मेरा बेटा भी बोलता है कि वो वैकुंठा एयरलाइंस बनाएगा। ठीक है, अच्छा है। और कोई? हाँ जी। हमारी रोज की रूटीन एक जैसी तो होती नहीं है। जैसे आज हम ड्यूटी गए, लेकिन कल क्या करना, हमें कुछ और काम से जाना है। जी, तो टाइम टेबल मैनेज कैसे कर सकते? वही क्यों हमारी रूटीन एक से नहीं है, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है। तो हमने जब वो 4 क्वाड्रेंट्स देखे तो उसमें डिसिप्लिन वाला कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट में क्या था? इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले करना, है ना। तो इसलिए हमारी लाइफ में वो क्या हो रहा है, बार बार बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। एक दिन मैं जल्दी उठ गई, अगले दिन मैं 10 बजे उठी, तो सारा कुछ मेरा मिसमैनेज हो गया, फिर वो एक दिन के वजह से पूरा हफ्ता मिसमैनेज हो जाता है, होता है ना ऐसे। जब तक वो छुट्टी नहीं आएगी तब हम सारा काम बिखरा हुआ ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारा अगला हफ्ता सही स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, वो डिसिप्लिन हमको अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा लाना है। जब गुस्सा आता हो ज़्यादा तो नहीं, solution है। बहुत ज़्यादा आता है, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी भी चीज़ पे, किसी भी। हाँ। अगर किसी ने कोई छोटी सी भी बात बोल दी तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा, लेकिन उसको बोलती नहीं तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा। मैं अंदर ही रखती उसका गुस्सा दबा के। और फिर बाद में किसी को नहीं और फिर बाद में उसको ऐसे देखते हो कि मतलब नहीं, बस। देखती भी नहीं हूँ, लेकिन शांत हो जाती हूँ, बोलती नहीं हूँ। अच्छा। गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन बोल नहीं सकते कि हाँ मुझे तेरी ये चीज़ बुरी लगी है, मैं बोल नहीं पा रही। तो वैसे बताया जाता है कि जनरली हमारे अंदर गुस्सा इस कारण भी आता है जब हम अपनी जो मिथ्या अहंकार है ना, मिथ्या अहंकार उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि मतलब मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई, मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था, ऐसा नहीं हुआ, तो बहुत जल्दी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार इसने ऐसा नहीं किया, है ना, मेरे को तो ये चाहिए था, ये कंफर्ट चाहिए था, कंफर्ट नहीं, जब बॉडी को कंफर्ट नहीं मिलता तब भी गुस्सा आ जाता है। समय से खाना नहीं मिला, मैं कॉलेज से आई भागती भागती, मम्मी ने खाना नहीं बना रखा था, बस मम्मी पे चढ़ गया, है ना। तो ऐसे होता है। कुछ कहना चाह रही हूँ? गुस्सा निकाल, मतलब गुस्सा आता है उसे शांत करना चाहती, लेकिन होता नहीं है। वैसे बताते हैं कि जब गुस्सा आए ना तो उस समय तो हमें बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, उस समय थोड़ा सा शांत रहो,
लेकिन जब बाद में ना आप उस व्यक्ति से मिलकर उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, देखो यू आर एन इंडिविजुअल बीइंग, हो सकता है आपको सारी बातें सामने वाले की अच्छी ना लगे, कोई बात नहीं, तो आप उससे बाद में थोड़ा सा ये चीज़, अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं, अगर आप अच्छे टर्म्स में हो तो यू कैन शेयर। अगर अच्छे टर्म्स में नहीं है तो फिर इतना बॉदर क्यों करना, फिर गुस्सा क्यों करना। मतलब जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ स्टाफ में मेरे थोड़े सीनियर शेफ हैं, हाँ हाँ तो उनका थोड़ा सा मुझे कभी कहीं भी अच्छा नहीं लगता कोई बात, लेकिन उन्हें कह नहीं सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, एज में भी बड़े हैं। एज में काफ़ी बड़े नहीं है, मतलब मेरे से काफ़ी पहले उन्होंने काम स्टार्ट किया था इस लाइन में, तो मुझे एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ में ये हम सब फेस करते हैं, है ना। हमें सीनियर्स कई बार सुना देते हैं ऐसे जैसे कि हम पता नहीं क्या है, मतलब हम भी जॉब करने वहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो उस समय आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल आप बाद में पोलाइटली कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा मेरे को ना एक्चुअली ये थोड़ा लगा कि रूड हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं उनसे। जैसे आज ही मेरे साथ हुआ था ऐसा मैं अपना बताती हूँ। हाँ, लेकिन देखो उसमें एक चीज़ है कि आपको अपने काम में भी लेकिन परफेक्ट रहना है। आप अपना काम भी उन्हें अच्छे से करके दो, ये नहीं कि हम अपने काम में भी वो करें अच्छा ना करें, फिर हम उन पे गुस्सा हो रहे हैं तो हम उनको बोल भी दें, फिर वो नहीं सुनेंगे। आप अपना काम अच्छे से करो, फिर अगर आपको वो अननेसेसरीली डांट रहे हैं तो ठीक है, आप बोल सकते हो। डांट नहीं पड़ती, काम के मैटर में मेरे को अभी तक मतलब बोला नहीं है, बस उनकी बात आपको लग जाती है। बोल जाते मजाक मजाक में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे बुरी, क्योंकि मैं उनको डायरेक्टली बोला था कि सर ना मैं मजाक करती हूँ ना मैं करवाती हूँ। अच्छा। मैं बहुत मैंने उनके मुंह पे बोला तो मजाक करते नहीं है, लेकिन मेरे स्टाफ में एक लड़की और है, लेकिन वो आपस में मस्ती करते तो बीच में घसीट लेते हैं मुझे, तो उस चक्कर में बोलते हैं कि आप करो तो आप आपस में करो, मुझे बीच में बस मत लाए करो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपने बोल दिया ना एक बार, लेकिन उनको पता नहीं तो वो अब उनका पार्ट ऑफ कर्मा है ना। अब वो फिर भी कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी आपको खुश रहना है तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, सीक्रेट है। आप ना डेली एक माला चैंट करो उससे आपका मन शांत होगा रियली में। देखो भगवान का नाम ऑर्डिनरी तो है नहीं, है ना, डायरेक्ट बता दें कि गोलोक से आया है वो, इस मटेरियल वर्ल्ड का वो वाइब्रेशन नहीं है। तो इन साउंड वाइब्रेशन से अगर बचना है ना तो हमको उससे कुछ बड़ी साउंड वाइब्रेशन को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी, आप भगवान की शेल्टर लोगे ना तो भगवान उनको रियलाइज़ भी करेंगे। भगवान सबके हृदय में चैत्य गुरु के रूप में है। ऐसा होता है, हमारे साथ कोई गलत करता है, कई बार होता है, लेकिन अगर हम भगवान से प्रे करते हैं तो ज़रूर उस व्यक्ति को भी रियलाइज़ होती है ये गलती। ठीक है, स्टार्ट टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, अल्टीमेटली ही विल प्रोटेक्ट यू, है ना। ठीक है, इम्प्लोजिव है ना, एक्सप्लोजिव नहीं है, इम्प्लोजिव। गुस्सा आता है लेकिन ना फैमिली में बोल पाते ना किसी को बोल नहीं पाते, गुस्सा बहुत आता है लेकिन किसी को चलो गुस्से पे एक सेमिनार रखेंगे, ठीक है। हाँ, एंगर का है तो आप उसको ज़रूर अटेंड करना, ठीक है। मेरे को नोएडा से आना होता है इसलिए